फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती अब याद रखिए आपकी TRE 3 का भी एग्ज़ाम है, साथ ही आपका अगस्त में TRE 4 का एग्ज़ाम है। उन दोनों के साथ ही साथ आपका जो स्वतंत्रता परीक्षा है उसकी द्वितीय चरण का भी आपका एग्ज़ाम पास में ही है। तो उन तीनों एग्ज़ामों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हम ये आपकी सीरीज़ चला रहे हैं GS की, जो कि बिहार के जितने भी BPSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो हम जो सीरीज़ चला रखी है हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की, जो कि भारतीय इतिहास जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 60 क्वेश्चन से आगे की सीरीज़ श्रृंखला को बढ़ाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके लिए। और आपको पता होगा जो ये सीरीज़ है, ये हमारी सीरीज़ सिर्फ जो आपके BPSC थ्रू जो एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयरली वो सीरीज़ है और घटना चक्र की है। तो आप सभी को पता ही होगा कि घटना चक्र से जो संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा 60 के बाद 61 क्वेश्चन होगा। 61 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। यानी कि जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि जब 6ठी शताब्दी चल रही थी तो उस टाइम पर विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर थी। तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली। कहाँ पर थी? वैशाली में थी। और जो वैशाली है वो आपका महाजनपदों में से एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जो कि आपके भज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। भज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लक्षवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जो वैशाली के लक्षवी थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में आपकी 16 महाजनपदों की पूरी सूची उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 62 के बाद चलेंगे 63 पर। 63 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का योग्य है। जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कौन से युग में हुई थी ये हमें बताना है। तो वो है आपका गुप्त युग। कौन सा है? गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी ये आप जल्दी से बताइएगा कि किसने की थी। तो जो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, यह दक्षिण बिहार में राजगिरी के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक जा भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त ने, तथागत गुप्त में और बलादित्य आदि गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था, ताकि उसका जो उद्भव है वो अच्छे से हो सके, उसका कार्यभार अच्छे से संभल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो गुप्त शासकों के युग में हुई थी। किसमें हुई थी? गुप्त युग में हुई थी। ठीक है, और इसको जो कुमारगुप्त ने सबसे पहले नालंदा बौद्ध विहार को बनाने के लिए दान दिया था। फिर उसके बाद और भी गुप्त शासक हुए जिन्होंने नालंदा को जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके निर्माण में अपना योगदान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए थे। कौन से चीनी यात्री आए थे? तो हुएनसांग आए थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 क्वेश्चन है आपका, जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो आपकी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ये आपकी मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे 65 हो गया है 66 पर। 66 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण है आर। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और कथन ए है आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। उसका कारण था कि महाविहार को राजकीय आप्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो 2 ए है और आर है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा?
ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 67 पर। 67 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो किस शताब्दी में हुआ था ये हमें बताना है। तो जो आपके ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि 544 से लेकर 492 के ईसा पूर्व में आपका इसका मगध साम्राज्य जो था उसका उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 68 क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो आप सभी को पता है कि मगध की राजधानी अलग अलग रही है, राजगृह भी रही है और पाटलिपुत्र भी रही है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है उसकी, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र को इसे राजधानी बनाया था और जो आखिरी तो है उन्होंने क्या कहते हैं राजगृह को। तो इस हिसाब से इसका आंसर दोनों ही सही है, इसलिए इसका कोई हम आंसर नहीं बता सकते, ए और बी इसका दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 69 की प्राचीन मगध महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो कौन सी थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 69 का आंसर हो जाएगा राजगृह। तो इसमें नहीं है, इसमें जो आपका आंसर है वो नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका राजगृह हो जाता है। ठीक है, राजगृह, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया गया है। ठीक, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद जो मगध पर शासन किया था वो मौर्य वंश ने किया था। किसने किया था, मौर्य वंश ने। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 के बाद आएगा आपका 71वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन है, तो वह है आपका विशाखदत्त। कौन, विशाखदत्त, यानी कि आपके कौन हो गए विशाखदत्त का आपको पता है कौन सा नाम है दूसरा, तो जो आपके मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाखदत्त, ठीक है, वो चंद्रगुप्त के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 71 हो गया, अब हम चलेंगे 72 पर। 72 क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो कौन से राजा थे, तो वो थे आपके धनानंद। कौन थे, धनानंद थे, जो कि राजा सिकंदर के महान के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे, सिकंदर के समकालीन थे, तो कौन, घननंद। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 73 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना था चंद्रगुप्त का महल, तो वो आपका लकड़ियों का बना था। ठीक है, किसका बना था, लकड़ियों का। ठीक, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि 74वां क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो जो अष्टप्रधान का जो गठन था वो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जैसे पेशवा हो गए, अमात्य हो गए, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल होते थे। इन अष्टदिग्गजों में से जो अष्टप्रधान होते थे उनमें ये 8 लोग शामिल होते थे, और ये जो शासन व्यवस्था थी वो आपके शिवाजी के में थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 75 पर। 75 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त। कौन थे, चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो वह कौन सा अभिलेख है, तो वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे यह पता प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट है आपका 76 के बाद हम चलेंगे 77 क्वेश्चन है जिससे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो था आपका श्रीलंका। ठीक है, बाकी के सभी आपके अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे, लेकिन श्रीलंका नहीं था। आगे है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी वो आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 79 क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त है, तो आपकी प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। ठीक है, आगे है 80वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो जो आपकी खरोष्टी लिपि है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना चक्र के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की सीरीज चलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।